हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बैक टू माय चैनल विजय जैंगिड। गाइस, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सेमी मॉडल्स। जी हाँ दोस्तों, वर्ब दो तरह की होती है, ऑक्सिलरी और ऑर्डिनरी। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह की होती है, प्राइमरी और मॉडल्स। और मॉडल्स टोटल 13 होते हैं संख्या में, जिसमें से 3 मॉडल सेमी मॉडल है, बाकी जो 9 मॉडल 10 मॉडल हैं वो फुल मॉडल्स होते हैं। तो जो सेमी मॉडल्स हैं, आज की क्लास है अपनी सेमी मॉडल के बारे में जानना। तो सेमी मॉडल 3 होते हैं दोस्तों, नीड, डेयर, यूज टू। सेमी का मतलब होता है हाफ। ये मॉडल हाफ होते हैं, फुल नहीं, आधे होते हैं। वजह क्या है कि ये जो मॉडल है 3, ये सहायक क्रिया ऑक्सिलरी का भी काम करते हैं और ये मेन और मुख्य क्रिया का भी काम कर सकते हैं। तो आइए इस क्लास में हम जानेंगे कि ये सहायक क्रिया का काम कब करते हैं, हम इसको कैसे पहचाने कि ये मॉडल के रूप में है या ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रहे हैं। तो पहले हम जानेंगे कि ये जो मॉडल्स हैं सेमी मॉडल्स, ये सहायक क्रिया के रूप में कैसे पहचाने जाते हैं, किस अवस्था में ये होते हैं, किस रूप में होते हैं, कौन सी वर्ब यूज करते हैं इनके साथ। तो आइए जानते हैं इस क्लास में दोस्तों। सेमी मॉडल, आधे मॉडल, आधी सहायक क्रिया आधी मुख्य क्रिया का काम करते हैं। तो पहला मॉडल है अपना नीड। नीड का अर्थ होता है वैसे चाहिए, कब, आवश्यकता होना, यानी जब हमें किसी चीज की आवश्यकता है उस समय चाहिए का अर्थ निकलता है। जैसे मैं कहूँ आप भूखे हो तो आपको खाना चाहिए। इस तरह मैं प्यासा हूं तो आवश्यकता है मुझे पानी की, तो मुझे पानी चाहिए। तो चाहिए का अर्थ होता है आवश्यकता होना, ये अर्थ निकलता है इसका। आवश्यकता होने पर चाहिए का अर्थ निकलता है। दोस्तों, मॉडल्स कोई भी हो, चाहे वो सेमी हो या फुल मॉडल हो, सबके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो नीड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। दोस्तों, नीड का नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो नीडंट हो जाता है। ये नीड नोट कह दो, ये हमने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, इसके साथ एन कोमा टी जोड़ के नीडंट कर दिया। दोस्तों, नीड का यूज प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है और पास्ट टेंस में भी हो सकता है, दोनों टेंसों में यूज होता है। जब प्रेजेंट टेंस में यूज होता है तो इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और जब नीड का यूज हम भूतकाल में करते हैं तो नीडंट नेगेटिव में होगा, प्लस हैव लेगा अपने साथ और थर्ड फॉर्म यूज होगी। नीडंट, हैव और थर्ड फॉर्म यूज यहां पर होगी। सहायक क्रिया के रूप में नीड इस रूप में काम में आता है, जैसे आई नीड बाई पेन। तो नीड के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो यहाँ पर ये मॉडल का काम कर रहा है, सहायक क्रिया का काम कर रहा है। आई नीड बाई पेन, मुझे एक पेन खरीदना चाहिए क्योंकि मुझे एक पेन की आवश्यकता है। ये नेगेटिव फॉर्म है दोस्तों इसका। सी डिडंट सेल हर कार, उसे अपनी कार नहीं बेचनी चाहिए क्योंकि उसे बेचने की अभी जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये इंटेरोगेटिव बना दिया मैंने, नीड पहले लगा दिया। नीड वी गो, फिर भी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो यहाँ भी ये मॉडल सहायक क्रिया है, मॉडल है। दोस्तों, पास्ट टेंस में हम इसका यूज करते हैं नीड का, तो नीडंट उसके साथ है और थर्ड फॉर्म यूज होती है, ध्यान रखना। यू नीडंट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था लेकिन तुम फिर भी गए, इसका मतलब ये निकलता है। तो नीड, नीड जो सेमी मॉडल है उसका प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस में कर लेते हैं। पास्ट टेंस में यूज कैसे होता है, ध्यान रखने की बात है। नीडंट हैव थर्ड फॉर्म के रूप में ही हम इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगला मॉडल है डेयर। डेयर का होता है हिम्मत या साहस होना। हर मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी जब ये सहायक क्रिया होगी। इसका नेगेटिव फॉर्म डेरंट या डेंट भी बोल देते हैं हम इसको। ये भी पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस में यूज हो सकता है दोस्तों। जब भी प्रेजेंट में यूज करते हैं इसको तो इसके साथ इन्फिनेटिव आता है, बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब पास्ट में यूज करते हैं तो भी इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। अब पास्ट में हम इसका यूज करते हैं तो इसका रूप बदल जाता है दोस्तों, डेयर्ड कर दिया जाता है, या नेगेटिव बनाओगे तो डेयर्ड नोट, डेयंट हो जाता है, डेयंट या डेयर्ड। तो इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन ये प्रचलित बहुत कम है। जब हम इसका
पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो हम इसको मेन वर्ब के रूप में यूज कर लेते हैं, और फिर हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, जो आगे मैं इसके बाद बताने जा रहा हूं आपका। लेकिन हम ये भी यूज कर सकते हैं भूतकाल में डेयर्ड और डेरंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे डेयर के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर ये मॉडल है, सहायक क्रिया का काम कर रहा है। आई डेयर किल यू, मेरे अंदर तुम्हारे मारने को साहस है, यानी मैं इतना साहस रखता हूँ कि तुम्हें मार सकता हूँ, या तुम्हें मारने के लिए मैं हिम्मत करता हूँ, ये मेरे अंदर साहस है। नेगेटिव फॉर्म है डेयर नॉट हो गया, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ भी मॉडल है, यहाँ भी मॉडल है। ये प्रश्नवाचक हमने डेयर से वाइक शुरू कर दिया, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा दी, देखो तो यहाँ भी ये मॉडल का काम कर रहा है। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य WH के बाद हमने डेयर लगा के यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा दी। हाउ डेयर यू स्पीक टू हिम, है तुम उससे बात करने की हिम्मत कैसे है तुम्हारे अंदर, तुम उससे कैसे बात कर सकते हो, इतनी हिम्मत कैसे है तुम्हारे अंदर, है ना। तो ये भी क्या है, मॉडल है, सहायक क्रिया का काम कर रहा है। अब मैंने बताया था डेयर्ड और डेयर्ड नॉट का यूज भी हम कर सकते हैं मॉडल के रूप में, और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। जैसे सी डेयर्ड, इसको सेकंड फॉर्म में कर दिया, लेकिन इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट है, तो यहाँ भी डेयर्ड क्या है, मॉडल है, सहायक क्रिया है, न कि मेन वर्ब है। ये देखो डेयर नॉट यू लुक इनटू माय आईज, क्या तुम में मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है, तो ये प्रश्नवाचक भी बन रहा है और नेगेटिव बन रहा है। इसके बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है, तो ये भी मॉडल के रूप में है, ये भी मॉडल के रूप में है, लेकिन ये प्रचलित बहुत कम है। ये मुख्य क्रिया के रूप में जब हम इनको काम में लेते हैं तब ये ज्यादा प्रचलित हो जाते हैं बजाय इनके, लेकिन आप ऐसे भी इनका यूज कर सकते हैं डेयर मॉडल का पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म करके, लेकिन बाद में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अगर हमने यहाँ टू और जोड़ दिया तो ये मुख्य वर्ब बन जाएगी फिर। अब यहाँ पर ये मॉडल का काम कर रहा है। दोस्तों अगला है यूज टू। यूज टू का अर्थ है किया करता था, कोई भी काम, वह सिगरेट पिया करता था, वह फुटबॉल खेला करता था, यानी पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। तो यूज टू के साथ भी दोस्तों फर्स्ट फॉर्म आती है। यूज टू का नेगेटिव फॉर्म होता है यूजंट टू, और दोस्तों ये सिर्फ भूतकाल में यूज होता है, सिर्फ पास्ट टेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं यूज टू का। जैसे वी यूज टू फर्स्ट फॉर्म चेस, हम शतरंज खेला करते थे, ये नेगेटिव हो गया। सी यूजंट टू, और फर्स्ट फॉर्म आ गई सिगरेट, वह सिगरेट नहीं पिया करता था। ये देखो इंटरोगेटिव बना दिया मैंने, यूज्ड पहले आ गया, टू सब्जेक्ट के बाद आता है, फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद आएगी। यूज्ड सी टू डू एक्सरसाइज इन हर यंग एज, क्या वो अपने जमाने में व्यायाम किया करती थी। तो पास्ट हैबिट जानने के लिए ये तीनों टेंसों में हम इसको भूतकाल में हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको हम दोनों टेंसों में, इसको हम दोनों टेंसों में यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि सेमी मॉडल्स नीड, डेयर और यूज टू ये ऑक्सिलियरी के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में कब होते हैं आप शायद आसानी से समझ गए हो। मैंने लिख भी रखे, सहायक क्रिया के रूप में नीड इस स्थिति में होगा, डेयर इस स्थिति में होगा, और यूज टू इस स्थिति में होगा। कुछ उदाहरण हैं, उनके माध्यम से आप दोबारा से इनको पढ़ के अच्छे तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये तीनों मॉडल ये मुख्य हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं बिना सहायक क्रिया। जब ये मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रहे होते हैं तो इनकी स्थिति क्या होती है वाक्य में, हम कैसे पहचानेंगे कि ये मॉडल है या ये हेल्पिंग वर्ब है। तो चलिए जानते हैं। अब जानते हैं कि सेमी मॉडल्स मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में कैसे काम करते हैं, कब काम करते हैं, उनको कैसे पहचाने कि ये मेन वर्ब के रूप में है इस वाक्य में। तो चलिए देखते हैं। मुख्य क्रिया के रूप में उपयोग, नीड, अर्थ वही रहेगा दोस्तों, अगर किसी वाक्य में नीड के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, या फिर नीड के बाद संज्ञा लगी हुई है, या नीड्स के बाद टू फर्स्ट फॉर्म है, या नीड्स के बाद संज्ञा लगी हुई है, या नीडेड के बाद टू फर्स्ट फॉर्म है, या नीडेड के बाद संज्ञा लगी हुई है। दोस्तों नीड, नीड्स, नीडेड के बाद टू फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। याद करो अभी हमने पढ़ा है कि सहायक क्रिया मॉडल के रूप में जब यूज होता है तो नीड के बाद सिर्फ टू फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, नीड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है केवल, और ना एस लगता है ना ईडी लगता है। तो एस लग गया, ईडी, इसका मतलब ये मुख्य क्रिया बन जाती है। दूसरी बात टू लग गया, इसके बाद ये मुख्य क्रिया बनी गई क्योंकि ये इन्फिनिटिव हो गया। तो दोस्तों
नीड प्लस फर्स्ट फॉर्म आने पर या नीड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आने पर ही वो मॉडल होता है। अगर वो नीड या नीड्स और नीडेड है उसके बाद टू फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो वो मुख्य क्रिया बन जाती है दोस्तों। टू फर्स्ट नहीं है और संज्ञा है मान लो उसके बाद, तो भी नीड क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। इसका प्रयोग तीनों टेंसों में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम कर सकते हैं, जबकि मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में ही होता था, जो अभी हमने पढ़ा है। देखो, नीड के बाद नाउन है, मुझे पेन की आवश्यकता है, तो यहाँ मेन वर्ब है। सी एक वचन, इसलिए नीड को एक वचन कर दिया, आगे वो नाउन लगा दिया मैंने। सी नीड्स वाटर, उसे पानी की आवश्यकता है, यहाँ मेन वर्ब है। यहाँ देखो ईडी लगा दिया, उसके बाद टू फर्स्ट फॉर्म लगा दी मैंने। टू फर्स्ट फॉर्म देखो, यू नीडेड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता थी लेकिन तुम गए नहीं। सी विल नीड सम वाटर, देखो फ्यूचर टेंस में हमने इसका यूज किया विल के साथ, और फिर आगे नाउन लगा दिया दोस्तों नीड के बाद, तो यहाँ भी ये मेन वर्ब है, यहाँ भी, सब में मेन वर्ब है। यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य बनाया मैंने, देखो नीड के बाद डू से शुरू कर दिया, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। नीड के बाद दोस्तों नाउन लगा रखी है मैंने, समथिंग। क्या तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है, क्या तुम्हें किसी चीज की, यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है हालांकि, लेकिन जो चीज है वो तो नाउन ही है, तो यहाँ नाउन की जगह क्या ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन सेंस वही नाउन के लिए यूज हुआ है। कोई चीज जिसकी आवश्यकता है वो तो नाउन है ही, यहाँ प्रोनाउन है ये। तो डू यू नीड समथिंग, तो देखो नीड के बाद मैंने यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन लगा दिया, जबकि नीड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर नीड के बाद फर्स्ट आती है तो वो मॉडल है। नीड के डायरेक्ट तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं है, चाहे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो या संज्ञा हो, तो फिर वो मेन वर्ब ही होता है, मॉडल नहीं होता है। देखो ये भी प्रश्नवाचक है, ये प्रेजेंट में था, ये भूतकाल में बना दिया मैंने। फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद फूड यानी नाउन है, भोजन है। क्या उन्हें कल भोजन की आवश्यकता थी। तो दोस्तों ये सारे जो भी नीड शब्द हैं, चाहिए एस लग रहा है या सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब लग रही है, इनके तुरंत बाद आपको टू फर्स्ट फॉर्म मिलनी चाहिए या कोई भी नाउन मिलनी चाहिए, तो ये हमेशा उस समय मेन वर्ब का काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल का नहीं करते हैं। अगला देखिए, डेयर हो या डेयर्स हो या डेयर्ड हो, उसके बाद फिर वही सेम पैटर्न है। टू फर्स्ट फॉर्म अगर इनके बाद है, क्या है, इनके बाद अगर टू फर्स्ट फॉर्म है लेकिन नाउन नहीं है, सिर्फ टू फर्स्ट फॉर्म है, आगे कुछ भी हो फिर, लेकिन टू फर्स्ट फॉर्म अगर इनके बाद है तो ये डेयर मेन वर्ब का काम करेगी दोस्तों। ये भी तीनों टेंसों में यूज हो सकती है। जैसे ये डेयर्स टू फर्स्ट फॉर्म, देखो आप तो टू फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए तुरंत बाद, टू फर्स्ट फॉर्म, टू फर्स्ट फॉर्म, टू फर्स्ट फॉर्म और टू फर्स्ट फॉर्म। डेयर के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो डेयर मॉडल है, डेयर के बाद टू फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये मेन वर्ब होती है, चाहे किसी भी टेंस में हो। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का साधारण वाक्य, सरल वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। तो ही डेयर्स टू अब्यूज मी, वो मुझे गाली देने की हिम्मत करता है, साहस करता है। यू डेयर टू किल द कोबरा, आप में कोबरे को मारने का साहस है ना। आई विल डेयर टू गो एट हिज होम, मैं उसके घर जाने की हिम्मत करूंगा, फ्यूचर टेंस है। तो तीनों टेंसों में हम इसको यूज कर सकते हैं, इनको तीनों ही टेंसों में यूज कर सकते हैं। सीधी सी पहचान है, डेयर के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो मॉडल है, डायरेक्ट सीधा फर्स्ट फॉर्म, और डेयर के बाद फर्स्ट नहीं टू फर्स्ट है तो वो क्या है, मेन वर्ब होती है, चाहे वह कैसा भी हो, इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, चाहे टेंस कौन सा भी हो। दोस्तों ये देखिए, ये भी तीनों टेंसों में यूज होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंसों में हम इसको यूज, गौर करना आप, नीड और डेयर जब मॉडल के रूप में होते हैं तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में यूज हो सकते हैं, लेकिन जब ये मुख्य वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो ये तीनों टेंसों में यूज होते हैं, ये भी तीनों टेंसों में यूज होता है, जबकि मॉडल के रूप में किस टेंस में यूज हो रहा था, केवल पास्ट टेंस में। तो देखो, अगर ये मुख्य वर्ब का काम करता है, मुख्य क्रिया का या विशेषण का काम कर रहा है ये, तो कैसे करेगा,
बी वर्ब के साथ, बी का मतलब इज एम आर वॉज वर्ब, तो इज एम आर वॉज वर्ब के साथ यूज टू लगा दो, उसके बाद संज्ञा हो या मेन वर्ब प्लस आईएनजी हो। तो यहाँ जो यूज टू है एक विशेषण का काम करता है, ये समझ लो आप। क्या करता है, संज्ञा से पहले यूज टू आ रहा है तो ये विशेषण यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है तो ये भी जेरेंड रहेगा, क्योंकि इसके बाद और भी नाउन आ सकती है, और आईएनजी फॉर्म से यूज टू पहले लग रहा है तो समझ लो ये विशेषण का काम कर रहा है। तो ऐसे वाइट बनेगा, आई एम यूज टू प्लेइंग चेस। देखो यूज टू इज एम आर, यूज टू फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि ये देखो आईएनजी, ये नाउन देखो, ये नाउन है और ये आईएनजी शब्द है। यहाँ यूज टू है, यहाँ बी वर्ब आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये समझ लो विशेषण का काम कर रहा है। यहाँ पर ये मॉडल नहीं है, क्या नहीं है, मॉडल नहीं है, ये एज एन एडजेक्टिव है इस वाक्य में। आई एम यूज टू, मैं यूज टू हूं, आदि हूं, अभ्यस्त हूं, प्लेइंग चेस, शतरंज खेलने का। सी वॉज यूज टू, वो आदि थी किसका, टी, चाय का। दोस्तों बी यूज टू फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नाउन लगा सकते हैं हम, ठीक है। अब इसमें ये जेरेंड है और ये नाउन है, तो कंपाउंड नाउन हो गया, और इन दोनों की विशेषता ये बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। दोस्तों भूतकाल में यूज करना है तो डिड यूज होगा, और फिर यूज्ड की जगह यूज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे डिड सी यूज टू प्ले, अब यूज टू फर्स्ट हो गई, देखो डिड लगने पर फर्स्ट हो गई ना। डिड सी यूज टू प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेला करती थी। तो यहाँ पर ये मुख्य क्रिया है, ये क्या है, मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। ये फिर हो गया इसका इन्फिनेटिव, क्या हो गया, इन्फिनेटिव। डिड सी यूज टू प्ले हॉकी, यहाँ ये इन्फिनेटिव हो गया, टू प्ले, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और यूज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। डिड सी यूज टू प्ले, क्या वो खेला करती थी। यहाँ नेगेटिव बनाओ तो डिडंट, फिर यूज टू रहेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म में देखो ना। अगर यूज्ड टू के बाद फर्स्ट आती तो यूज्ड टू क्या बन जाता, मॉडल, सेमी मॉडल। लेकिन देखो यूज टू है, फर्स्ट है, यूज्ड नहीं है, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो यहाँ पर ये तो मेन वर्ब का ही काम कर रही है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब है, समझो दोनों में मुख्य क्रिया का काम कर रही है यहाँ पर। दोस्तों फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, तो प्रेजेंट में कर लिया, भूतकाल में कर लिया, फ्यूचर में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में कैसे, विल गेट यूज टू, वही नाउन या आईएनजी फॉर्म लगेगी। विल गेट यूज टू नाउन प्लस आईएनजी, जैसे वी विल गेट यूज टू स्मोकिंग, तो आईएनजी लगा दिया मैंने, इसमें नाउन दे दिया, ये भी नाउन ही है जेरेंड, इसमें कोल्ड ठंड, ये भी नाउन है। सी विल बी यूज टू कोल्ड, वी विल गेट यूज टू स्मोकिंग, हम धूम्रपान के आदी हो जाएंगे। सी विल बी यूज टू कोल्ड, वो ठंड की आदी हो जाएगी। दोस्तों विल गेट और विल बी दोनों यूज करके हम फ्यूचर दर्शा सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा की डिफरेंस है कि विल गेट कब लगाएं और विल बी कब लगाएं। विल गेट तो क्या बताता है, किसी चीज की आदत पड़ने की शुरुआती अवस्था को बताता है। जैसे किसी ने मेरे को कहा ले आज सिगरेट पी ले, मैं पीता नहीं, तो मैं कहूँ नहीं यार आदत पड़ जाएगी, तो उस अवस्था को दर्शाने के लिए मैं कहूंगा आई विल गेट यूज टू स्मोकिंग, मुझे धूम्रपान की आदत पड़ जाएगी। दोस्तों विल भी तब लगाते हैं जब वो काम तो जारी है जो वो कर रहा है, लेकिन वो परिस्थितियां उसके अनुकूल या सामान्य होंगी, कब होंगी, उस समय पर बल देता है, क्या, विल बी। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मुझे सुबह 6 बजे उठने की आदत पड़ जाएगी, हालांकि मैं उठ रहा हूँ, रोज प्रयास कर रहा हूँ उठने की, लेकिन मुझे अभी आदत नहीं पड़ी है, तो ये उस समय पर बल देता है जब मुझे अच्छी तरह उठने की आदत पड़ जाएगी। तो ये समय पर, या कहूंगी वो जो आदत है उसके उसके अनुकूल या सामान्य होने वाले समय पर बल देती है, क्या, विल बी। विल गेट और विल बी में ये अंतर है, ये आदत की शुरुआती अवस्था पर आदत पड़ जाएगी पर बल देता है। ये आदत तो होती है लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग, उस माहौल के अकॉर्डिंग वो पूरी तरह ढल नहीं पाता है, और जब वो ढलेगा तो उस समय पर बल देगा। जैसे मैं कहूं वह गर्मियों तक इस काम का अभ्यस्त हो जाएगा, अर्थात काम तो वो कर रहा है लेकिन आगे गर्मियों तक वो काम का अभ्यस्त पूरी तरह हो जाएगा, मतलब उस माहौल में वो ढल जाएगा। या मैं कहूँ अगले महीने तक तुम शोर के आदी हो जाओगे, यानी शोर तो सुन रहे हो, अभी बुरा लग रहा है, आप शुरुआती अवस्था है, लेकिन अगले महीने तक आप इसके इस शोर आपके अनुकूल हो जाएगा, आप शोर के अनुकूल
हो जाओगे, यानी सामान्य हो जाएगा। तो ये समय पर बल देता है, आदत के अनुकूलता के समय पर बल देता है, ये आदत पढ़ने की शुरुआती अवस्था पर बल देता है। तो फ्यूचर को भी हम शो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स गाइस, ये थे अपने सेमी मॉडल्स जो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों रूपों में यूज हो सकते हैं। मुख्य क्रिया के रूप में यूज कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया, ये सीधी पहचान है इनकी। और सहायक क्रिया यानी मॉडल के रूप में यूज कैसे हुआ था वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। दोस्तों आशा करता हूँ सेमी मॉडल्स का यूज भविष्य में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और किसी वाक्य को देखकर आप बिल्कुल बता पाएंगे कि यहाँ पर सेमी मॉडल मॉडल का काम कर रहा है या मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।